नमस्कार। पिछली क्लास में हमने उदारवादी युग के बारे में पढ़ा था और उसके प्रमुख जो नेता थे उनके बारे में जाना था। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम उग्रवादी जो आंदोलन हुआ उसके बारे में जानेंगे। उग्रवादी जो आंदोलन था इसके अगर मुख्य कारणों की बात की जाए तो इनमें मोटे तौर पे इनको दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो राष्ट्रीय कारण और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय कारण। राष्ट्रीय कारणों की अगर बात करें तो वे इस प्रकार से हैं। सबसे पहले बात की जाए 1892 के अधिनियम की, तो कांग्रेस के उदारवादी नेतृत्व में निरंतर आवेदन निवेदन के कारण ब्रिटिश शासन ने 1892 का अधिनियम पारित किया। ये अधिनियम भारतीयों के स्वतंत्रता संघर्ष की प्रथम विजय थी, लेकिन यह भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर सका। इस अधिनियम में निर्वाचन के सिद्धांत को कोई स्थान नहीं दिया गया। जो व्यक्ति विधान परिषद के लिए निर्वाचित होते थे वे जनता के वास्तविक प्रतिनिधि नहीं थे। दूसरा, निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम रखी गई। तीसरा, इन सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं होता था। इसके अलावा बजट पर विधान परिषद का कोई नियंत्रण नहीं था। सदस्यों को बजट पर मतदान अथवा संशोधन उपस्थित करने का भी अधिकार नहीं दिया गया। सदस्य पूरक प्रश्न भी इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं पूछ सकते थे। इसके अलावा भारत जो है इसका तीव्र आर्थिक शोषण हो रहा था। ये भी उग्रवादी आंदोलन का एक मुख्य कारण रहा। 19वीं सदी के अंतिम काल में भारत में चारों ओर आर्थिक असंतोष व्याप्त था, परंतु ब्रिटिश सरकार ने स्थिति को सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया। इसके विपरीत अंग्रेजों ने इंग्लैंड को लाभ पहुंचाने के लिए भारत के लगभग सभी निर्यातोन्मुख उद्योग समाप्त कर दिए और भारत को केवल कच्चे माल की मंडी बना दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत से करोड़ों रुपया प्रतिवर्ष इंग्लैंड जाने लगा और भारत की जनता दिन प्रतिदिन निर्धन होती चली गई। इसके अलावा अकाल, प्लेग आदि के समय सरकार जो है उसने अकर्मण्यता की नीति अपनाई। 1896, 97 और 1899, 1900 में देश में भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा और महामारी फैल गई। लाखों लोगों को मौत का शिकार बनना पड़ा। अकाल से छुटकारा पाने के लिए सरकार ने जिस मंद गति से कार्य किया वह लगभग नगण्य सिद्ध हुआ। बम्बई प्रांत में फैले प्लेग के प्रकोप की रोकथाम के लिए अंग्रेज अधिकारियों ने बहुत ही अमानवीय ढंग से लोगों को बलपूर्वक घरों से निकाल दिया। पूना में ये काम सेना को सौंप दिया गया और आज्ञा दे दी गई कि सैनिक घरों में जाकर व्यक्तियों की जांच करेंगे। फलस्वरूप गोरे सैनिक भारतीयों के घरों में घुस जाते थे और स्त्रियों की जांच करने के बहाने उनके साथ बहुत ही अशिष्ट व्यवहार करते थे। इससे जनता का क्रोध भड़क उठा और एक नौजवान दामोदर हरी चापेकर ने पूना के प्लेग कमिश्नर रेन और उनके सहयोगी लेफ्टिनेंट अर्स्ट की हत्या कर दी। इस सिलसिले में चापेकर बंधु गिरफ्तार किए गए और उन्हें मृत्युदंड दिया गया। उनकी मदद करने के आरोप में नाटू बंधु भी गिरफ्तार किए गए और बिना मुकदमा चलाए 4-5 महीने तक जेल में बंद रखे गए और फिर देश निकाला दे दिया गया। लोकमान्य तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी में सरकार की कटु आलोचना की, इसलिए तिलक पर जनता को भड़काने और राजद्रोह का आरोप लगाकर बंदी बना लिया गया। इन सब घटनाओं ने भारतीयों को झकझोर दिया। इसके अलावा 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ में भारत के अनेक क्षेत्रों में पुनर्जागरण दिखाई दे रहा था। धार्मिक पुनरुत्थान ने शिक्षित वर्ग में पाश्चात्य शिक्षा, सभ्यता और संस्कृति के विरुद्ध स्वाभाविक प्रतिक्रिया उत्पन्न की। आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी जैसी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के प्रचार ने जनता का ध्यान अपने प्राचीन गौरव की ओर आकर्षित किया। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म की महानता सिद्ध कर विश्व भर को आश्चर्यचकित कर दिया था। इन महान नेताओं ने जनता में अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने के प्रति आत्मविश्वास जागृत किया। भारतीय जनजीवन में एक नवीन जागृति, एक नई स्फूर्ति उत्पन्न की। इसी समय राष्ट्रीय साहित्य का भी विकास हुआ। बंकिम
चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे उपन्यासकार और रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे कवियों द्वारा भारतीय भाषाओं की संपन्नता बढ़ रही थी। फलस्वरूप भारत का युवा वर्ग पश्चिमी वस्तुओं, पोशाक और शिक्षा का विरोधी बनता चला गया। भारतीय वस्तुओं और भारतीय विचारधारा के प्रति प्रेम जागृत हुआ। उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ। इस आत्मविश्वास ने भारतीयों को विदेशी शासन के प्रतिकार करने का, कष्ट सहने का तथा आवश्यकता पड़ने पर बलिदान करने का दृढ़ निश्चय प्रदान किया। इसके अलावा आंग्ल भारतीय जो है, इनका अहंकार युक्त व्यवहार, भारतवासी जो थे, इनके प्रति अंग्रेज और आंग्ल भारतीयों के अहंकार युक्त एवं बर्बरतापूर्ण व्यवहार ने भी उग्रवाद के उदय में योगदान दिया। अंग्रेज लोग भारतीयों को निम्न प्रजाति का समझते थे और उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते थे। आंग्ल भारतीय समाचार पत्र खुले रूप से अंग्रेजों को भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करने का प्रोत्साहन देते थे। किसी भारतीय की हत्या कर देने पर भी अंग्रेजों को नाम मात्र की सज़ा दी जाती थी। इसके अलावा आंग्ल भारतीय पत्रों का विरोधी दृष्टिकोण भी एक प्रमुख कारण रहा। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवाद के उदय का एक कारण आंग्ल भारतीय समाचार पत्रों के द्वारा भारत विरोधी दृष्टिकोण का प्रचार करना तथा भारतीयों का चरित्र हनन करना था। इन समाचार पत्रों में शिक्षित भारतीय जो थे, इनको गुलाम, नीच जाति आदि की गालियाँ दी जाती थी। फिर भी सरकार इन पत्रों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर रही थी। इससे युवा भारतीयों का उत्तेजित होना स्वाभाविक ही था। इतना ही नहीं, कई बार तो सरकार के शीर्ष अधिकारी भी हमारी राष्ट्रीय भावनाओं को अपमानित करने से नहीं चूकते थे। 1905 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के अपने दीक्षांत भाषण में लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि भारत राष्ट्र जैसी कोई चीज़ नहीं है। कर्जन के जो पहले के जो शासक थे, इनके कार्य जो थे ये भी बहुत ही निंदनीय थे। जैसे कि लॉर्ड कर्जन के पूर्व लॉर्ड लैंसडाउन और लॉर्ड एलिगन का शासनकाल था। ये दोनों ही भारतीयों से घोर घृणा करते थे। इन्होंने भारतीय जनता की हालत सुधारने के लिए कोई कार्य नहीं किया। लॉर्ड एलिगन के समय भयंकर अकाल पड़ा, किंतु उसने जनता के राहत कार्यों की ओर कोई ध्यान न देकर दिल्ली में एक शानदार दरबार आयोजित कर उस पर लाखों रुपया खर्च कर दिया। भारत से स्वदेश लौटते समय एलिगन ने गर्व से कहा, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था और तलवार के जोर से ही उसकी रक्षा की जाएगी। उसके इस कथन से अनेकों लोगों को उग्रवाद की ओर धकेल दिया। 1897 ईस्वी में तिलक को राजद्रोह के आरोप में 18 मास का कठोर कारावास, चापेकर बंधुओं को प्राणदंड और नाटू बंधुओं को देश निर्वासन आदि घटनाओं ने भी उग्रवाद को पनपाया। इसके अतिरिक्त कर्जन की जो दमनकारी नीतियाँ थीं, वे भी इसके एक प्रमुख कारण बनी, जिनमें से कुछ प्रमुख नीतियाँ कर्जन की इस प्रकार से थी। कलकत्ता निगम अधिनियम 1899 ईस्वी में पारित इस अधिनियम के अनुसार कलकत्ता निगम के आकार को घटा दिया गया। नए अधिनियम के अनुसार निगम के सदस्यों की संख्या को 75 से घटाकर 50 कर दिया गया और 25 सदस्य करदाताओं के प्रतिनिधियों में से कम किए गए। अब केवल आधे सदस्य जनप्रतिनिधि हो सकते थे और शेष आधे सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार सरकार को दे दिया गया। ये व्यवस्था भी की गई कि निगम के चेयरमैन की नियुक्ति सरकार करे और इस अधिकारी को हर प्रकार की स्थिति में कई विशेषाधिकार प्रदान किए गए। इसी प्रकार से दिल्ली का दरबार किया गया। 1899 1900 ईस्वी में जो भयंकर अकाल पड़ा था, उसमें कई रियासतें जो है चपेट में आई और इस अकाल का असर अगले कई वर्षों तक रहा। लेकिन इसकी कोई परवाह न करते हुए कर्जन ने बहुत ही शान और शौकत के साथ दिल्ली दरबार किया और भारत का जो सम्राट है वो एडवर्ड 7वें को घोषित किया। भारतीय नेताओं और समाचार पत्रों ने मौजूदा हालात में दरबार का विरोध किया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके अतिरिक्त भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है कर्जन के द्वारा 1904 ईस्वी में लाया गया। इस अधिनियम का लक्ष्य शिक्षा के ऊपर सरकारी नियंत्रण को मजबूत बनाना, भारतीयों के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र को सीमित करना था। इस अधिनियम के द्वारा विश्वविद्यालयों की सीनेट के सदस्यों की संख्या सीमित कर दी गई और उनमें सरकार द्वारा नामजद सदस्यों का बहुमत कायम किया गया। ये जो अधिनियम था, इसके अंतर्गत विश्वविद्यालयों को संबद्ध कॉलेजों पर नियंत्रण रखने के लिए अधिक अधिकार दिए गए। नए कॉलेजों की मान्यता देने के नियम कठोर बना दिए गए तथा
कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्तियों पर सरकार की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई। और ये जो अधिनियम था इसका एक ही अर्थ था कि उच्च शिक्षा के विषय में सरकार की इच्छा के बिना कोई भी कदम नहीं उठाया जा सकता। इसके अतिरिक्त अन्य कारणों की अगर बात की जाए तो उसमें सैनिक खर्च की बात की जा सकती है। अंग्रेजी साम्राज्य की सुरक्षा और वृद्धि के लिए चीन और दक्षिणी अफ्रीका में भारतीय खर्चे से सेनाएं भेजी गई। 1904 ईस्वी में तिब्बत पर आक्रमण किया गया। इस अभियान का सारा खर्च भारत से वसूल किया गया, जबकि इन सभी सैनिक कार्यवाहियों से भारत का कोई लेना देना नहीं था। उग्रवादी नेताओं ने इस प्रकार के खर्चे भारत के राजकोष पर डालने की सरकारी नीति का जोरदार विरोध किया। इसके अतिरिक्त बंगाल का जो विभाजन था ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना थी और इस समय बंगाल की जो जनसंख्या थी और उसका जो क्षेत्रफल था उसकी दृष्टि से ये बहुत बड़ा प्रांत था। बंगाल का विभाजन यदि भाषा के आधार पर किया जाता, अर्थात एक भाग में बंगला भाषा बोलने वाले और दूसरे भाग में अन्य भाषाएं बोलने वाले, तो भारतीयों को कोई आपत्ति नहीं होती और राष्ट्रीयता की भावना में उग्रता न आ पाती। लेकिन बंगाल का विभाजन इस प्रकार किया गया कि जिसके एक भाग में मुसलमानों का बहुमत रहे। पूर्वी बंगाल और आसाम को मिलाकर एक अलग प्रांत बना जिसमें 3 करोड़ 10 लाख लोग रहते थे। इसमें 1 करोड़ 80 लाख के लगभग मुसलमान थे। बंगाल विभाजन से राष्ट्रीय आंदोलन में अचानक तेजी आ गई और सारे देश ने इस विभाजन का जोरदार विरोध किया। आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने दमन का सहारा लिया, जिससे उग्रवाद को अपने पैर मजबूती से जमाने का अवसर मिल गया। इसके अलावा लाल बाल पाल का जो नेतृत्व है उसने भी उग्र राष्ट्रवाद जो है इसको बढ़ावा दिया। और इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अगर बात की जाए तो उसमें हम बता सकते हैं कि दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया था वो भी एक बहुत बड़ा कारण था। और गांधी जी के संघर्ष के फलस्वरूप भारतीयों को हालांकि कुछ सुविधाएं मिली। इससे भारतवासियों को ये विश्वास हो गया कि अनुनय विनय के मुकाबले आंदोलन और संघर्ष के तरीके में अधिक ताकत है। इसके अलावा कई अन्य प्रकार की घटनाएं हुई, जैसे कि जापान की रूस पर 1905 ईस्वी में विजय, एबिसीनिया का और इटली का युद्ध, बोअर युद्ध, बॉक्सर विद्रोह, चीन की क्रांति इत्यादि। एबिसीनिया जैसे छोटे से देश से अफ्रीकी देश था एबिसीनिया, इसने इटली जैसे शक्तिशाली यूरोपीय राष्ट्र की सेना को पराजित कर दिया था। इन सभी घटनाएं जो हैं इन्होंने भारतीयों के मन में असंतोष की चिंगारी को तेजी से सुलगाने और ज्वलित करने में सहयोग दिया और देश में उग्रवाद का पौधा फलने फूलने लगा। थैंक यू।